मेरी बीवी माजूर थी इसलिए मैं उसको प्यार नहीं कर सकता था। एक दिन 16 साल की लड़की से प्यार हो गया तो उसने मुझे लोशन दिया। कहने लगी कि अपनी बीवी को लगा देना, वो मर जाएगी। छत पर जाकर बीवी के जिस्म पर वो लोशन लगाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बीवी का जिस्म देखते ही मेरा नाम जुनेद है। मैं एक मतवस्त घराने से ताल्लुक रखता हूँ। सुबह सुबह का वक्त था, मेरा दुकान जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और ऐसा खूबसूरत दर्जी पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज्यादा चलता था और मेरे पास ज्यादा औरतें ही आती थी। कभी कभी हंस बोलकर बातें भी कर लेती थी, मैं भी मुस्कुराकर बात कर लेता। अब जाहिर है मुझे इनसे काम था तो मैं कोई उनसे झगड़ा करने तो नहीं बैठा था। वो भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था। इखलाक से बात कर लिया करता था, पर फिर भी पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज्यादा दिल फेंक हूँ। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। सारे खानदान से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था और अब हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। मेरी बीवी का नाम रुबीना था। जब हम लोग मियाँ चन्नू में फ्लैट देखने के लिए आए तो उसने कहा कि इसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मेरा कहना था कि इतनी ऊपर हम लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर कोई लिफ्ट का सिस्टम भी नहीं था। उसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाता है और छत के पूरे फायदे होते हैं, इसलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और लोग इतने ऊपर से नीचे आने जाने का बड़ा मुश्किल समझते थे। उसने कहा कि हम दोनों की वर्जिश भी हो जाएगी। उसे छत बहुत ज्यादा पसंद थी। वो कहती थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पे बैठे, आसमान को देखे, परिंदों को देखे, अजान की आवाज सुने तो उसकी पूरे दिन की थकन उतर जाती है। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने आखिरी फ्लैट ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई और उसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है और वो अपने पैरों पे चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा झटका लगा था। झटके से गिरने की वजह से उसके काफी सारे निजाम डिस्टर्ब हो गए थे और इस बात को 2 साल होने वाले हैं। मैं ही उसके सारे काम करता, इसलिए खाना बनाना, घर को भी साफ करता, पैसे भी कमाता और इसे बाथरूम वगैरह भी खुद ही लेके जाया करता था। मुझे मेरे सारे रिश्तेदार काबिल रहम नजरों से देखते थे और कहते थे कि मेरे पसंद की शादी की, अपनों का दिल दुखाया, इसलिए मुझे सजा मिली कि शादी के 1 साल बाद ही मेरी बीवी मासूर हो गई और जब वो सीढ़ियों से उतरी तो वो माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा था, ये एक बहुत बड़ा सदमा था। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी ही खुश असलूबी से हमने इस सारे वक्त को गुजारा और अब इस बात को 2 साल हो गए थे। अब मैं दुकान पर जाना चाहता था पर मेरी बीवी का काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। मैं उसे एक दफा बाथरूम ले गया तो उसने कहा कि इसे फिर से जाना है और उसे ठीक से मुंह हाथ धोने हैं। वो बोल नहीं पाती थी पर इशारे करती थी। मैं उसके इशारे समझ आता था। मैं उसके पास मोबाइल फोन रख के जाता था कि अगर कोई मसला हो तो वो मुझे कॉल कर दे और मैं समझ जाऊंगा। दुकान भी ज्यादा दूर नहीं थी। दोपहर का खाना भी मैं उसके करीब रखकर चला जाता था ताकि वो उठाकर खा ले और पानी का इंतजाम भी कर जाता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर उसके बाद दोबारा दुकान पे जाता और फिर रात को देर से आता था। वो बेचारी भी इस रूटीन के साथ चल रही थी और उसका मेरे लिए इतना करना ही काफी था। मैं उसे फिर से बाथरूम ले गया। अब उसने मुझे फिर से इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए। मैं गुस्से से बोला तो वो सहम गई। उसके इशारे का मतलब था कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। उसने होठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे शीशा दिखाया और वो शीशे में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने उसकी तारीफ की और मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत है मेरी प्यारी बीवी। उसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नजर लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी बीवी मासूर थी। मैं घर के काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया था और मैंने उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं उसका इलाज भी करवा रहा था। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था और अपनी दुकान पर चला गया और फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मेरी दुकान पर आई। मैंने उसे पहले नहीं देखा था, शायद वो इस मोहल्ले में नहीं आई थी। ये लड़की बहुत ही ज्यादा जवान चाहा, खूबसूरत और दुबली पतली सी थी। उसका नाम अमरीन था। उसने आते ही कहा कि मेरा नाम अमरीन है, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा कि मुझे तो सब दर्जी जुनेद कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे काम के बारे में ही सुन के आई हूँ।
सुना है कि बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करते हो, मेरे कपड़े सी दोगे? मैंने कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि दरअसल एक शादी है खानदान में और मैं शादियों में 5-5 घंटे बाद सूट बदलती हूँ, ये मेरी आदत है। क्योंकि मैं सबसे अलग लगना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कोई 20 सूट सिलवाने हैं। 20 दिन के अंदर क्या तुम सी दोगे? उसने कहा कि तुम क्या ये सब कुछ आसानी से कर लोगी, इसलिए मुझे कोई 20 सूट सिलवाने हैं। 20 दिन के अंदर क्या तुम सी दोगे? उसने कहा कि तुम क्या ये सब कुछ आसानी से कर लोगे? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। उसने कहा कि पैसों की परवाह नहीं करो, जब मैं तुमसे 20 सूट सिलवा सकती हूँ तो क्या मेरे पास पैसों की कमी होगी? मैं खुश हो गया कि चलो मुझे बड़ा काम मिल गया। वैसे भी काफी अरसे से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला था और ये शादी का सीजन भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग बेमौसम शादी का प्रोग्राम रख लेते हैं। खैर मुझे क्या था, मैंने उसे ऑर्डर ले लिया। उसने कहा कि वो कल कपड़े भी ले आएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसका नाम और एड्रेस नंबर लिख लिया। मैं अपनी दुकान में ही काम कर रहा था। वो अगले दिन आ गई। उसने मुझे सारे कपड़े दे दिए और समझा दिया किस तरह के सिलाई करने हैं, पर उसने कहा कि मुझे एक सूट शाम को चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस टाइम अपने घर जाता हूँ, मेरी बीवी बिस्तर पर पड़ी है, उसे देखने के लिए जाना होता है। उसने कहा कि अगर तुम ये सूट अभी सी दोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। मैं सोचने लगा 1000 के लिए अगर मैं 1 घंटा लगा लूंगा तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मेरी बीवी अपने घर में बैठी है, कोई सड़क पे तो नहीं बैठी। खाना और पानी मैं उसके पास रख के आया हूँ। 1 घंटे से क्या हो जाएगा? 1 घंटा तो इंसान लेट भी हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब से मेरी बीवी की ऐसी हालत थी, मैं घर हमेशा टाइम पे ही जाता था, लेकिन मैंने उसका सूट सी दिया। मुझे 1 घंटे से ज्यादा लग गया। जब मैं वापस रात को घर गया और घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी बीवी जमीन पर गिरी हुई थी, गिलास टूटा हुआ था। शायद वो पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो पानी मैंने उसके पास रखा वो बहुत ही कम था। मैंने उसे उठाया, उसका मुंह साफ किया। उसकी थोड़ी पर चोट भी लग गई थी। मैंने पट्टी बांधी और मैंने उसे काबिले रहम नजरों से देखा। मैंने उसके पास फोन तो रखा था, लेकिन शायद बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो मुझे फोन भी ना कर पाई। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे काम था, बहुत जरूरी काम था। वो मुझसे इशारे में पूछने लगी कि क्या काम था, तो मैंने कहा कि दुकान का काम नहीं था, बस मेरी एक रिश्तेदार फोत हो गई थी। मैंने उसे झूठ बोल दिया। अगर मैं उसे ये कहता कि एक जवान जहां लड़की का सूट सीने के लिए मैंने इतनी देर लगाई और तुम इस चक्कर में नीचे गिर गई और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तो जरूर गुस्सा करती। बीवी तो बीवी होती है, बिस्तर पर पड़ी थी तो क्या हुआ? आखिर मैं उसका जवाबदार था, इसलिए डर गया और मैंने झूठ बोल दिया। उसने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि कोई बात नहीं। मैं सोचने लगा कि मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो काम कर दिया था, पर अभी इस लड़की ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा कि सारे पैसे एक साथ ही दूंगी। वो जब भी मेरी दुकान में आती मुझे अजीबो गरीब किस्म की अदाएं दिखाती, मेरी आंखों में देखती, कभी अपने दुपट्टे से खेलने लगती। दुपट्टा तो इसने बस गले में ही डाला होता था, सर पे भी नहीं लेती थी और दुपट्टा भी उसका बहुत ही बारीक सा होता था। सब बाजार वाले लोग उसको देखते थे। मेरे सामने भी एक दुकानदार बैठा था जो मेरा दोस्त भी था। उसने कहा कि ये लड़की आजकल तुम्हारी दुकान पर बड़े चक्कर लगा रही है, इससे बच के रहना। मैंने कहा कि हाँ, लगता है इस मोहल्ले में नहीं आई है। उसने कहा कि हाँ नहीं आई है, लेकिन किसी आदमी को बर्बाद करके आई है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि इस औरत को तलाक हुई है। वो पोस्टमैन है ना जो हमारे मोहल्ले में रहता है, बूढ़ा सा, उसकी भतीजी है। मैंने कहा कि ये तो शक्ल से शादीशुदा भी नहीं लगती और तुम कह रहे हो कि इसको तलाक हो गई है। उसने कहा कि आजकल किसी को कोई पता नहीं चलता है, सुना है बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब उसे इसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने गैरत में आके इसको तलाक दे दी। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत हाथ धोकर पड़ जाएगी। मैंने कहा कि अब कहाँ मैं खूबसूरत रह गया, बस घर के कामों में उलझ गया हूँ। मेरे उस दोस्त ने कहा कि क्या भाभी की हालत अभी भी ऐसी ही है? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन अब मैंने परेशान होना शुरू कर दिया था। मैं एक साथ सारे काम करके तंग आ गया था। जब मेरी बीवी ठीक थी तो वो भी नौकरी करती थी, घर भी संभालती थी और पैसे भी कमाती थी। वो बिल्कुल नहीं थकती थी, लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह है कि औरतों को अल्लाह ने मर्दों से ज्यादा बर्दाश्त दी है। हाँ, मर्दों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती है। अब तो
मैं इस बात को मान गया था और मैं बहुत थक गया था। एक दिन मैं अपनी बीवी को देख रहा था, सोच रहा था कि मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ। ये मासूर है, बीमार है, फिर भी मैं इसका ख्याल कर रहा हूँ। मैंने इसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाला। क्या वाकई ये इस काबिल है? अगर मैं इसकी जगह होता तो ये जरूर मुझे छोड़कर चली जाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब हमारी मोहब्बत अरूज पर थी तो इसकी किसी के साथ मंगनी हो चुकी थी। वो उसका कज़न था, लेकिन मेरे लिए उसने उसको छोड़ दिया था, तो फिर ये किसी और के लिए मुझे क्यों ना छोड़ देती। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आते। आजकल मैं इस अमरीन के बारे में ही सोचता रहता था। वो रोज मुझसे कोई ना कोई जोड़ा सिलवा लेती और अभी तक उसने कोई पैसे नहीं दिए थे। पर अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मुझे उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो मेरी दुकान में आती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम्हें तलाक हुई थी। उसने कहा कि हाँ, किसी जवान लड़की की शादी जब किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी तो फिर तलाक नहीं होगी तो और क्या होगा। मेरी उम्र, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल थी कि मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाती? क्या बूढ़े मर्दों के साथ जवान औरतें खुश रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तलाक हो गई, अगर नहीं होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा कि फिर अब आगे क्या इरादा है? क्या सारी जिंदगी अकेले गुजारोगी? किसी ना किसी को तो हम सफर बनाना ही है, लेकिन जिस तरह का मर्द मुझे चाहिए इस तरह का कोई नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा हो? कहा कि शक्ल व सूरत का अच्छा हो, कद काट का बड़ा हो, मजबूत आदमी हो, सही मर्द लगता हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मेरी ही बात कर रही है, यानी जिस मर्द की उसे तलाश थी मैं बिल्कुल वैसा ही था। उसने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए और मैं उन डोरों के अंदर फंसता ही गया। ये भूल गया कि इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बांध रखा था। वो कच्चे धागे मेरी मोहब्बत के थे। वो मोहब्बत जो मैं अपनी बीवी से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का कच्चा धागा बड़ा कमजोर और बड़ा मजबूत होता है। मजबूत इतना कि जमाने वाले मिलके भी उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटता नहीं है, लेकिन कमजोर इतना होता है कि कभी कभी बदगुमानी से फौरन ही कट जाता है। मैं अब घर आता तो मुझे मेरी बीवी पर गुस्सा आता था। मुझे वो बुरी लगने लगी थी। मैं उसकी फरमाइशों से तंग आ गया था। एक दिन एक मोहल्ले वाली औरत आई तो कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई थी। मैंने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते? उसने कहा कि अब आपकी बड़ी मंजिल पर कौन चढ़े? आपकी बीवी भी तो सीढ़ियों से गिर के इस हाल को पहुंच गई है। मैंने कहा कि इसके लिए दुआ करे, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। उस औरत ने कहा कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते। मेरी एक बहन के साथ भी यही हुआ था। इतने साल बिस्तर पर पड़ी रही और उसके बाद मैंने कहा कि क्या उसके बाद ठीक हो गई? उसने कहा कि नहीं, उसके बाद इस दुनिया से ही चली गई। मैं मजीद मायूस हो गया। क्या मैं सारी जिंदगी अपनी बीमार बीवी की खिदमत करते हुए गुजारूंगा? वाकई उसको दूसरा साल शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं उसे हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाया करता था। एक दिन मुझे अमरीन ने ये बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी बीवी के बारे में तो पहले ही सब कुछ बता चुका था। मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। तब उसने कहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी ना कोई शक्ल है और ना ही उम्र है ये सब करने की। क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी की खिदमतें करते रहोगे, इसकी गिलास साफ करते रहोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतनी सारी दौलत ले आऊंगी कि हमें कोई मसला नहीं होगा। किसी और शहर में जाकर तुम अपनी दुकान बना लेना, मैं घर संभालूंगी। तुम दुकान संभालना, तुम्हारे हाथ में हुनर है। ये हुनर तो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि पर मेरी बीवी का क्या होगा? मैं उसे ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकता। उसने कहा कि अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करना है ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गई और मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने कहा कि मेरी बीवी ना तो चल सकती है, ना उठ सकती है, और ये बीमार भी है। मैंने उसके लिए जो करना था कर लिया। शायद अब इसको भी निजात की जरूरत है। एक दिन मैं उसे अपने साथ छत पे ले गया। व्हील चेयर के ऊपर बिठाया हुआ था उसको मैंने। वो भी खुश थी कि चलो आज उसे आसमान नजर आ जाएगा। काफी देर से मैं उसे ऊपर लेकर नहीं आया था, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह
लगे कि ये कोई शाम का वक्त नहीं था बल्कि तपती दोपहर थी, वो मुझे कहने लगी कि नीचे ले जाओ, बहुत गर्मी है, ऊपर तो बड़ी तेज धूप थी। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हें तो छत बड़ी पसंद थी, तुम्हें धूप बहुत पसंद थी, तुम आसमान को देखना चाहती थी, अब यहीं पर बैठो और मैं जा रहा हूँ। मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी खिदमतें कर करके तंग आ गया हूँ। तुम चाहती हो कि सारी जिंदगी तुम्हारे काम करता रहूं, तुम्हारा गुलाम बना रहूं, तुम्हारा नौकर बन जाऊं। मेरी शक्ल देखो, तुम जैसी एक नहीं 10 औरतें मिल सकती हैं मुझे, तो फिर क्यों मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ खराब करूं। मुझे माफ कर देना, जितना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर तुम अपने कदमों में खड़ी हो जाओगी तो शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हारी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, मेरी बीवी परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पड़ी रहोगी और 3-4 दिन में तुम्हें जिंदगी से निजात मिल जाएगी। जब तक लोगों को पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में नहीं रही तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस उसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हील चेयर को लॉक कर दिया और उसको घुमा भी नहीं सकती थी। वैसे भी इसका एक हाथ काम नहीं करता था। वो अपनी दबी दबी से आवाज में चलाने लगी, मुझे पुकारने लगी, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मेरा पांव पूरी तरह फिसला कि मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। मुझे अपना पूरा जिस्म बेजान महसूस हो रहा था और मैं आखिरी सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। मैंने चला चला कर बुलाने की कोशिश की लेकिन कोई मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा था। 4-5 घंटे इस तरह गुजर गए। मैं वहीं पर पड़ा रहा था, बेयार और मददगार था। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था। जब मैंने देखा कि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है और मैं ये देखकर हैरान रह गया, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। जब मेरी बीवी की जान पर बन आई और उसे लगा कि वो इस दुनिया से चली जाएगी और यहीं पड़े पड़े उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने अपनी आखिरी ताकत को इस्तेमाल किया और वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई। वो खुद चलकर नीचे आ रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि मैं भी सीढ़ियों से नीचे ही पड़ा हुआ हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी है, तो फौरन मेरी तरफ बढ़ी, मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। उसे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ मकाफात अमल हो गया था। जो मैं उसके साथ करना चाहता था वो मेरे साथ हो गया था। वो मेरी हालत पर आ गई थी और मैं उसकी हालत पे चला गया था। उसने मुझे शिकार भरी नजरों से देखा, जैसे वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और माफ करती भी क्यों, मैं उसकी जान लेने वाला था। वो वहां से चली गई। मैं उसे बुलाता रहा, चलाता रहा, रुबीना मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो वहां से ऐसे गई कि जैसे पलट कर नहीं देखेगी। और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस वाले आ गए। शायद उसने ही उनको फोन किया था। वो मेरी जितनी बेरहम नहीं थी। वो चाहती तो मुझे वहां छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती थी, लेकिन उसने उन लोगों को बुलाया था। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि मेरा आधा जिस्म सुन्न हो गया है और एक बाजू भी, यानी अब ना तो मैं काम कर सकता था और ना ही उठकर चल सकता था। रुबीना ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसका ख्याल रखता था। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी, मैं उससे माफी मांगता रहता था, पर वो बोलती नहीं थी और दिन रात मेरा ख्याल करती थी। वो फिर से नौकरी भी करने लगी और मैं आज भी हैरान हूँ कि कैसे एक ही पल में हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ पलट गई। मैंने मोहब्बत करने वाली बीवी को खो दिया और वो एक अच्छी इंसान थी जिसने अभी भी मुझे मेरे हाथ पर नहीं छोड़ा। मैं बस दिन रात उससे माफी ही मांग सकता हूँ, लेकिन शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसके साथ सिर्फ बेवफाई नहीं की थी, मैं तो उसकी जान लेना चाहता था। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे साथ कोई भलाई का मामला हो जाए। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और आपको पैगाम दूंगा कि कभी भी किसी भी हाल में अपने हमसफर का साथ ना छोड़ें।